तो देखो इस क्लास में अपन एक्सेलरेटर पढ़ने वाले हैं और एक्सेलरेटर में फर्स्ट जो अपना एक्सेलरेटर है वो लीनियर एक्सेलरेटर, रेखिक त्वरक। ठीक है, रेखिक त्वरक। बेसिकली एक्सेलरेटर होता क्या है? अच्छा, एक चीज और, जो पहले अपन डिस्चार्ज ट्यूब की बात कर रहे थे वो आप लोगों ने पढ़ ली होगी, उसका समराइज अपने को करना था। तो थियोरेटिकल मैटर है, आप पढ़ो, जो दिक्कतें आए वो अपन लाइव क्लास में सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो उसके नेक्स्ट टॉपिक अपन करना है, तो कोई कंफ्यूज मत होना कि डिस्चार्ज ट्यूब का क्या हुआ। डिस्चार्ज ट्यूब करेंगे अपन। तो लीनियर एक्सेलरेटर जो है बेसिकली लीनियर का तो कोई जो इसकी स्ट्रक्चर है उससे लेना देना है। लीनियर का बेसिक एक्सेलरेटर वर्ड से कोई लेना देना नहीं है, ये एक स्पेसिफिक टाइप का एक्सेलरेटर है, दैट्स इट। एक्सेलरेटर होता क्या है, तो त्वरक होता क्या है? किसी चार्ज्ड या अनचार्ज्ड पार्टिकल को अगर हम बहुत हाई वेलोसिटी प्रोवाइड करवा दें तो उससे अपन एक्सेलरेट करना कहते हैं। तो सिंपली अगर अपन बाइक है या फिर गाड़ी है तो एक्सेलरेटर जो अपना होता है, इसमें जो बाइक में स्कूटी या बाइक का जो भी केस है तो उसमें एक्सेलरेटर बोलते हैं। ये जो इधर नॉब होता है जिसको घुमा के अपन स्पीड बढ़ा सकते हैं, तो वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। तो ऐसी कोई भी चीज जो एक्सेलरेट करती हो उसे एक्सेलरेटर कहते हैं। और अपने को नॉर्मल लाइफ में जो है एक्सेलरेटर का अलग मीनिंग है। यहाँ पे हम चार्ज्ड या अनचार्ज्ड टाइनी पार्टिकल, छोटे पार्टिकल्स को जो है वो एक्सेलरेट करवाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ये भी अपने पास आनी चाहिए माइंड में कि क्या रीजन है, क्यों करवाना पड़ रहा है। पढ़े हैं तो पढ़े हैं, स्लो है तो स्लो रहने, तो फास्ट की क्या जरूरत है। तो एक बहुत ही बड़ा सा इसके अंदर वास्ट एक फील्ड है जिसको स्टडी किया गया है बाय एक्सेलरेटेड आयन बीम्स या एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल्स और अनचार्ज्ड पार्टिकल्स। लाइक जितने भी अभी तक नए पार्टिकल्स का इन्वेंशन हुआ है उस टाइप का, या फिर न्यूक्लियॉन के बारे में अगर अपन बात करें, न्यूक्लियस के बारे में बात करें, तो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो सारी जो केसेस हैं वो एक्सेलरेटर के बिना कभी भी पॉसिबल नहीं थी। तो एक्सेलरेटर जैसे ही आया तो फिर बाद में अलग अलग टाइप के एक्सेलरेटर क्रिएट किए गए, उनसे अलग अलग बीम्स क्रिएट की गई और उन बीम्स को अलग अलग मटेरियल्स पे स्टक कर इंसिडेंट करवा के और नई चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया, नई नई चीजें निकल के आई है। तो वो एक तरह से साइंटिफिक स्टडी के लिए अपन ये करते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेटर का मतलब समझ में आएगा, वो हर एक चीज जो एक्सेलरेट करती है किसी पार्टिकल को, किसी सिस्टम को, वो एक्सेलरेटर होती है। और यहाँ पे अपन एक स्पेसिफिक टाइप के एक्सेलरेटर की बात कर रहे हैं जो है लीनियर एक्सेलरेटर। तो सबसे पहले अपन इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में देखो क्या क्या है। नंबर फर्स्ट, इसका मेन जो स्ट्रक्चर है वो है ये जो अपन ने छोटी छोटी जो ट्यूब्स लगा रखी है, ये इन्हें ड्रिफ्ट ट्यूब कहते हैं। और इनकी लंबाई जो है अगर आप देख रहे हैं, लेंथ धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है। क्यों इंक्रीज कर रहे हैं उसका एक केस अपन, वही केस है बेसिकली, वही इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि इसकी लंबाई धीरे धीरे बढ़ रही है। कितनी बढ़ानी है वो चीज अपन बात करेंगे। तो ये लंबाई बढ़ रही है, बीच का गैप जो है वो फिक्स है। और इनको देखो अल्टरनेटिवली अपन ने देखो यहाँ पे टर्मिनल्स जोड़े हैं, L1 को इससे जोड़ा है, L2 को इससे जोड़ा है, L3 को इससे जोड़ा है, L4 को इससे जोड़ा। और ये जो वायरिंग है, ये वायरिंग कहाँ जा रही है, फ्रीक्वेंसी सोर्स में। फ्रीक्वेंसी सोर्स बेसिकली क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑसिलेटिंग, यहाँ पे अपन कुछ सोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग ये जुड़ी हुई है। अल्टरनेटिंग से क्या फायदा होगा वो भी देखेंगे। अच्छा, इधर क्या हो रहा है, इधर आयन सोर्स लगा रखा हमने, तो कोई आयन प्रोड्यूस करने वाली चीज है, वो आयन यहाँ से आ रहे हैं और इसके एंटर हो रहे हैं, यहाँ से एंटर होते हुए और धीरे 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 जब अपन यहाँ पे देखेंगे तो एक बहुत लंबा सा आगे मैनेजमेंट होगा। L4, L5, L6, Ln तक की जो ट्यूब्स है वो हमने लगा रखी है और लास्ट में हमें एक्सेलरेटेड आयन बीम मिल जाएगी। तो जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी चीज आई थिंक नहीं रही है। अल्टरनेटिवली इनको जोड़ दिया है, ट्यूब्स की लंबाई धीरे धीरे बढ़ रही है एंड समथिंग लाइक ऐसी सी स्थिति होती है कुछ, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए थी। अब देखो क्या करना है अपने को। बेसिकली सबसे पहले देखो सिस्टम को अपन यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो सिस्टम अपना क्या है, सबसे पहले एक आयन सोर्स, पहले अपन एक आयन सोर्स लिख देते हैं। तो सबसे पहले अपन सिस्टम की अगर बात करें, सिस्टम में क्या क्या कंसिस्ट है वो देख लेते हैं।
तो आयन सोर्स तो होना ही है, एक्सेलरेट किसको कराओगे, आयन होने जरूरी है। तो सबसे पहला सिस्टम में कंपोनेंट में लिख देता हूँ आयन सोर्स, कि एक आयन सोर्स अपने को चाहिएगा ही चाहिएगा। ठीक है। नंबर सेकंड अपन बात कर लेते हैं इस इन ड्रिफ्टिंग ट्यूब्स की। तो ड्रिफ्टिंग ट्यूब्स या ड्रिफ्ट ट्यूब्स, ड्रिफ्ट ट्यूब्स को नाम दे देता हूं मैं ट्यूब से T1 T2 T3। तो T1 T2 T3 एंड अप टू सो ऑन Tn। इनकी लेंथ इसके साथ में मेंशन कर देता हूं। तो पहले की लेंथ L1, दूसरी की L2, तीसरी की L3 एंड अप टू सो ऑन Ln। ये अपना फर्स्ट, ये सेकंड एंड थर्ड चीज क्या है, थर्ड चीज फ्रीक्वेंसी सोर्स है। तो फ्रीक्वेंसी सोर्स, फ्रीक्वेंसी सोर्स। अच्छा एक चीज यहाँ पे अपन लिंक लिख रहे हैं, वो क्या है, आयन सोर्स है तो आयन होंगे, आयन का स्पेसिफिकेशन क्या है, तो आयन का स्पेसिफिकेशन है उसका चार्ज तो है E और उसका मास जो है वो है M। ये उसका स्पेसिफिकेशन है, चार्ज E है, E पॉजिटिव ले रहे हैं अपने बार के लिए। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी सोर्स है तो इसके अंदर एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेशन होगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी, जैसे फ्रीक्वेंसी दे दी टाइम पीरियड एंड ऑल सब कुछ इसमें इंक्लूड हो गया। जैसे फ्रीक्वेंसी दे दी तो उसका टाइम पीरियड भी डिफाइन हो जाएगा एंड उसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो भी डिफाइन हो जाएगा। सब कुछ इसी से है, अगर एफ है तो वो सब कुछ पता किया जा सकता है, इनकी जरूरत पड़ेगी आगे। ठीक है। तो ये तीन चीजें हमें गिवन है। अल्टरनेटिव इनको जोड़ा गया है स्ट्रक्चर में, आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ इस सिस्टम में मैं इसको शो नहीं कर सकता, अल्टरनेटिव इसको जोड़ना पड़ेगा। तो अल्टरनेटिव का क्या मतलब है, अल्टरनेटिव का मतलब ये है कि जब ये प्लस है, अल्टरनेटिव का मतलब दो टर्मिनल्स है ना, तो जब ये प्लस है तो इसके कारण से ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, और उसी टाइम पे जब ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, और ये माइनस होगा तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। तो ये एक तरह से एक छोड़ के एक अल्टरनेटिव क्रम में प्लस माइनस का केस रहेगा। अगर ये प्लस है तो ये माइनस है, ये माइनस है तो ये प्लस है, ये प्लस है तो ये माइनस है, अगर ये माइनस है तो ये प्लस है, ये प्लस है तो ये माइनस है, ये माइनस है तो ये प्लस है, इस तरह। ठीक है। अब अपने को क्या करना है, देखो कि इस तरह से इसको सेट करना है कि जब ये इसके से बाहर निकले, इस L1 से बाहर निकले, तब यहां पे दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली कि यहां पे पॉजिटिव रहे और इस जगह पे नेगेटिव रहे। देखना जब ये बाहर निकले इससे, जब ये चार्ज यहां पे यहां आए तो ये माइनस होना चाहिए, सॉरी ये प्लस होना चाहिए और ये माइनस होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में इसको बाहर निकालना है अपने को। ठीक है। तो अगर ये प्लस है तो प्लस इस प्लस आयन को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो क्या बात चल रही थी, ये प्लस है तो ये माइनस है, और प्लस प्लस को रिपल करता है और माइनस अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी प्लस से माइनस की, तो इधर से इधर होगा ये, और इधर से इधर होगा तो एक्सेलरेशन होगा किसका, चार्ज का, जो कल अपन ने बात करी थी ना कि अगर इनके बीच v वोल्ट है आपके पास तो इनमें एक्सेलरेशन होगा, और इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो उस एक्सेलरेशन के उस वर्क डन के बराबर हो जाएगी। जो अपन ने एक रिलेशन देखा था हाफ mv², अभी उसको राइट डाउन करेंगे अपन। लेकिन हाँ अभी तक हमने सिर्फ एक ही बात की है कि यहाँ से यहाँ पे प्लस होना चाहिए, यहाँ पे माइनस होना चाहिए। एक बात और है, और वो ये है कि यहाँ पे प्लस होना चाहिए और वो मैक्सिमम वाला प्लस होना चाहिए, और यहाँ पे जो माइनस है वो मैक्सिमम वाला माइनस होना चाहिए। मैक्सिमम क्या, ऑसिलेटिंग है ना, इसलिए जो अप जा रहा है, अप वाली सिचुएशन एकदम पॉजिटिव अप हो तब ये यहाँ पहुंचे, और ये नेगेटिव जब अप हो तब ये यहाँ पहुंचे, तो मैक्सिमम इसको वोल्टेज जो है वो ट्रांसफर होगा। मैक्सिमम वोल्टेज के कारण से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, मैक्सिमम वर्क डन होगा, और उस कारण से एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा। अब देखो जैसे ही ये यहां से एक्सेलरेट होके यहां पे पहुंचा, तो अब ये तो है अभी तक अभी माइनस ही है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, और एक्सेलरेट होके इसमें से जा रहा है, जाके ये यहां पहुंचा। जैसे ये यहां पहुंचा, जैसे ये बाहर निकला, तो अगेन अब ये माइनस था, इसको अब प्लस होना पड़ेगा,
इसको प्लस होना पड़ेगा, और जैसे ये प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो अल्टरनेटिव है। और ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, तो ये इसको और एक्सेलरेट करेगा, और एक्सेलरेट करेगा तो एक्सेलरेशन के साथ और यहाँ पे घुस जाएगा ये। अब माइनस है तो माइनस ही रहेगा जब तक कि ये इसको पूरा क्रॉस नहीं करे। जैसे ही इसको पूरा क्रॉस करे, करते ही इस मोमेंट पे ये माइनस था एंड अगेन प्लस हो जाए, अगेन प्लस होते ही इसको वापस बाहर की तरफ भेज, ये स्क्वायर रिपल करेगा, और इस ड्यूरेशन में और एक्सेलरेशन तो और तेजी से जाएगा, और तेजी से बाहर निकलेगा। तो एक तरीके से क्या कर रहे हैं अपन उसके साथ खेल रहे हैं, किसके साथ, जो भी पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ खेल रहे हैं, उसको अपन बहला रहे हैं कि जितनी बार वो बाहर निकलेगा उतनी बार उसको यहाँ पे पॉजिटिव मिल जाए, सामने नेगेटिव मिल जाए। जैसे ही उसको सामने नेगेटिव मिलेगा और तेज भागेगा वो। तो इसको छोड़ के निकलेगा तो ये प्लस है, इसको नहीं रहेगा, इसके पास नहीं रहेगा, वो माइनस की तरफ भागेगा तो भागेगा। फिर ये माइनस है, जितनी देर ये अंदर है तब तक माइनस है, जैसे ही इससे बाहर निकलेगा तो अगेन उसको आगे माइनस दिखेगा। तो एक तरीके से ये वो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते होंगे ना, मृग मरीचिका इल्यूजन होता है कि आगे पानी नजर आ रहा है, वहां है, उससे आगे जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो सेम ऐसा ही कंडीशन इसके साथ हो रहा है। इसको दिख रहा है आगे माइनस है, आगे माइनस है, आगे माइनस है, पर माइनस कहीं नहीं है, माइनस तो ट्रेवल कर रहा है। ये जैसे जैसे भागेगा माइनस वैसे उससे आगे भागता चला जाएगा, कभी भी इसको हासिल नहीं होगा। तो माइनस इसको कभी भी नहीं मिलेगा, इसका जो मंजिल है वो कभी मुकम्मल नहीं होगी, ये ऐसे चलता रहेगा। कब तक, जब तक हमें एक्सेलरेशन चाहिए बेसिकली। देखो तो अब ये बात तो अपनी समझ में आ गई। अभी मैं इलस्ट्रेशन और करूंगा, एक डायग्राम अपन बनाएंगे ऑसिलेटिंग, तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अभी जो ये मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जैसे ही ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन, इसमें एक्सेलरेट हुआ है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ गई। तो जो ड्यूरेशन इतनी दूर पार करने में इसने लिया था, टाइम जो लिया था, अब वही टाइम मुझे इसको यहाँ पे ट्रेवल करवाना है, उतने ही टाइम, क्योंकि तभी तो उतने टाइम बाद में फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो निश्चित टाइम बाद चेंज होती है, उसका ऑसिलेशन जो है वो तो निश्चित टाइम पे हो रहा है, ये तो फिक्स है, तो ये टाइम जो है वो फिक्स है, ये टाइम फिक्स है, उसका ये पूरा ऑसिलेशन होने का टाइम फिक्स है, टाइम फिक्स है। तो ये इतनी से इतनी दूरी आए, वो फिक्स हो, वो टाइम फिक्स होना चाहिए, उसको निश्चित टाइम पे बाहर निकलना है। अगर वो पहले निकल गया या बाद में निकला तो कोई फायदा नहीं है। तो सेम टाइम पे निकालना है, सेम टाइम पे निकालना है। तो पहले इसको छोटा रखा क्योंकि वो स्लो चल रहा है, फिर उसको बड़ा किया क्योंकि वो तेज हो गया, फिर उसको और बड़ा किया क्योंकि और तेज हो गया। तो धीरे धीरे इन नलिकाओं की लंबाई क्या कर रहे हैं, अपन बढ़ा रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। तो उतना ही टाइम अगर इसको स्पेंड करवाना है अंदर तो लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप स्लो भाग रहे हो तो 10 सेकंड में कितना भागोगे, और अगर आप तेज भाग रहे हो तो 10 सेकंड में कितना भागोगे। तो आपको 10 सेकंड ही भगवाना है, 10 सेकंड ही भागना चाहिए, लेकिन 10 सेकंड के अंदर वो डिस्टेंस तो ज्यादा कवर करेगा ना धीरे धीरे, इसलिए इसको इस तरह से जो है वो सेट किया जाता है। अब यही जो चीज है ये इलस्ट्रेशन के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना भी। अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। कुछ भी डाउट है तो लाइव क्लास में पूछ लेना, जो बेसिकली तुम्हारे अभी लॉकडाउन में कोई डाउट आते नहीं है, बस समझ जाए एक दो को छोड़ के। तो ये यहाँ पे इस टर्मिनल पे उस टर्मिनल पे मैं ऑसिलेशंस दिखा रहा हूँ, यही दिखा देता हूँ। ये ऑसिलेशन, और यहां से लेके यहां तक का जो टोटल टाइम है, एक पूरा चक्कर करने में जो टाइम लगता है, उस टाइम को अपन कहते हैं टाइम पीरियड, इसका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, दिस वन, ठीक है। और ये जो सिग्नल है ये इसके आउट ऑफ फेज होगा, प्लस है तो ये माइनस है, तो इसका सिग्नल आउट ऑफ फेज होगा इस तरह से। इस तरह से, ठीक है। अब देखो अपने को क्या करना है, ये L1 यहां है, ठीक है, L2 ये है, लेकिन हमने L2 को नीचे दिखा दिया यहां पे, ओके। तो जब ये इससे बाहर निकले, L1 से जब ये बाहर निकले, देखना मैं इसको डिनोट कर रहा हूं, दिस इज L1, दिस इज L2 and this is, sorry L2 नहीं है, ये L3 है, this is L2 and this is L4, साइमल्टेनियस चल रहा है ये काम, ओके ठीक।
भाई जब L1 पॉजिटिव है तो L2 नेगेटिव, जब L1 पॉजिटिव है तो L2 नेगेटिव, जब L3 पॉजिटिव है तो L4 नेगेटिव, जब L3 पॉजिटिव है तो L4 नेगेटिव। ठीक है, साइमल्टेनियस काम वो मैंने शो कर दिया। अब देखो क्या करना है अपने को पार्टिकल को बाहर निकालना है यहां, कब, इस मोमेंट पे। इस मोमेंट पे ये मोमेंट अपना होना चाहिए बाहर निकलने का। ठीक है, तो ये मोमेंट जैसे ही आया तो ये आपका पॉजिटिव है और यहां पे बाहर निकला ही इस जगह पे है, और उसको इस जगह से कहा कौन बुला रहा है, ये वाला, ये L2 इसको बुला रहा है। तो ये L1 जो है ये यहां पे पहुंचा और इसको मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज इसको मिल रहा है, और इसी टाइम पे L2 इसको उतने ही पावर से बुला रहा है। तो यहां से यहां तक जब ये जाएगा तो अगर इसको मैं मैक्सिमम को कह दूं Vm, अगर ये फ्रीक्वेंसी जो सोर्स है वो अपना Vm साइन या कोस ओमेगा टी है, जहां ओमेगा ये फ्रीक्वेंसी है, दिस वन सब कुछ Vm पे अगर ये है, तो यहां से यहां जाने में इसको एक वर्क डन लगेगा, और वो लगेगा E इंटू Vm, और E इंटू Vm इसकी काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि कर देगा। ये V अलग है और ये भी स्मॉल वाला है। आई नहीं है ये बात समझ में? अब ये जितनी देर यहां से यहां इसको एक्सेलरेशन मिल गया, अब ये फास्टली इसमें मूव करेगा और ट्रेवल करेगा। अब जैसे ये यहां पहुंचे तो मुझे L2 पॉजिटिव लेना है और L1 नेगेटिव लेना है। तो कब होगा ये ट्रेवल करते हुए टाइम है, ये टाइम इवोल्यूशन है भाई, आगे टाइम जा रहा है, इसमें भी टाइम जा रहा है, इसमें भी टाइम जा रहा है। तो L1 है ये, L1 का वोल्टेज धीरे धीरे कम होते होते यहां पे पहुंचा, जो क्या है नेगेटिव, और L2 का यहां पे पहुंचा जो है पॉजिटिव। अब अगर जब L1 का यहां पहुंचा है तो भाई L3 का भी यहीं पे पहुंचेगा। L1 ट्रेवल करके जब यहां पहुंचेगा तो L3 का वोल्टेज भी ट्रेवल करके यहीं पहुंचेगा। तो अब इस ड्यूरेशन में, यानी यहां से यहां मान लो, चाहे यहां से यहां मान लो, चाहे यहां से यहां मान लो, चलो यहां से यहां, ये जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में ये तो L3 का है वैल्यू, और ये किसका है, ये L2 का है लेट्स सपोज। तो L2 जैसे ही L2 से बाहर निकला तो L2 क्या हो गया, अभी पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, और L3 क्या हो गया, नेगेटिव। तो L3 नेगेटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, अगेन इसको खींचेगा, अगेन इसको खींचेगा, और अगेन इसको EVM कार्य मिलेगा, और ये अगेन हाफ mv² हो जाएगा। तो पहली नली इसको इतना काम करके दे रही है, दूसरी ट्यूब भी इसको इतना ही काम करके दे रही है, तो ओवरऑल सारी ट्यूब्स एन ट्यूब्स है तो मिलके इसको कितना काम देगी वो हमको पता करना है। नंबर फर्स्ट थिंग। नंबर सेकंड थिंग, ये इवोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा भी। एक चीज और मैं बता रहा था, और वो ये है, हाँ, कि अंदर जब ये रहेगा इसके अंदर, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इसको ट्यूब को इस तरह से बनाया जाएगा कि अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो यहां से यहां एक्सेलरेट हुआ फिर कांस्टेंट चलेगा, यहां से यहां एक्सेलरेट हुआ फिर कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा, यहां से यहां एक्सेलरेट होगा फिर कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा। ये इसका केस है। हाँ, दूसरी बात मैं ये बता रहा था कि ये इतनी से इतनी दूर पूरा टी टाइम है, तो इतनी से इतनी दूरी में कितना टाइम होगा भाई, ये देखो, ये पूरा टी है, तो ये T/2 नहीं होगा क्या, ये ड्यूरेशन, ये देखो यहां से यहां, तो एक दूरी ये, एक दूरी ये, एक दूरी ये, एक दूरी ये, चार दूरियां होगी ना, 1 2 3 और 4, चार पार्ट्स में बांट दिए, जिसमें से 2 पार्ट्स अपन ले रहे हैं, तो ये ड्यूरेशन कितना होगा, ये टाइम पीरियड कितना होगा, T/2। तो हर बार जब ये यहां से यहां यहां से यहां पहुंच रहा है या यहां से यहां पहुंच रहा है, ये जो डिस्टेंस तय कर रहा है L1 के लिए, L2 के लिए, L3 के लिए, L4 के लिए, ये सारी डिस्टेंसेस उसको T/2 टाइम में कवर करनी पड़ेगी। जैसे यहां से यहां गया, ठीक है, फिर जैसे यहां से यहां गया, तो इस ड्यूरेशन में T/2 टाइम हो गया, तो जो ये था वो ये हो गया, ये था वो ये हो गया, पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। तो ये पॉजिटिव था,
ये नेगेटिव था, वो पॉजिटिव हो गया, और ये जो पॉजिटिव था अब वो नेगेटिव हो गया, तो उसको खींचेगा। तो इसके कारण से एक तो चीज ये है 4 ट्यूब फर्स्ट, इसको कह देता हूं मैं 4 ट्यूब फर्स्ट। अच्छा, यहाँ पे मैं V1 लगाऊंगा, यहाँ पे मैं V2 लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि पहली ट्यूब का वेलोसिटी है और ये सेकंड ट्यूब का वेलोसिटी है। ठीक है, अब मैं देखो मेन प्रिंसिपल पे आ रहा हूं इसके। प्रिंसिपल में सबसे पहली चीज तो यही है कि n बार जब ये एक्सेलरेट होगा तो टोटल एनर्जी कितनी होगी। टोटल एनर्जी गेन कितना होगा अगर n ट्यूब्स है। देखो n ट्यूब्स लिए हमने, तो पहली से इतना, दूसरी से इतना, तीसरी से इतना, चौथी से इतना, एंड वेलोसिटी पहली में v1, दूसरी में v2, तीसरी में v3, तो लास्ट में vn हो जाएगी। तो टोटल वेलोसिटी, टोटल एनर्जी गेन हो जाएगा mvn स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू evn। क्योंकि देखो ये सब जुड़ेगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, टोटल एनर्जी कितनी हो गई, बढ़ती चली जाएगी। और ये टोटल एनर्जी इसके बराबर होगी, n इंटू evm टोटल एनर्जी होगी, और ये इसका मैक्सिमम वेलोसिटी होगा जो अटेन किया जा सकेगा। हम इस मैक्सिमम वेलोसिटी में इंटरेस्टेड है भाई, क्यों है वो आगे देखेंगे। पर जब हम इसको निकालेंगे तो vn स्क्वायर 2n evn अपॉन n ये हो गया, और इससे vn हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2n vm अपॉन n। दिस इज, तो ये तो पहला हो गया। अब दूसरा केस क्या है अपने पास? दूसरा केस है कि ये इतनी एनर्जी मिल जाएगी इसको, ये तो बहुत बढ़िया बात है, पर ये मिलेगी कब? ये सिर्फ एक कंडीशन में मिल सकती है, जब इसको ये ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन, इसको पार करने में लगा समय, इसको पार करने में लगा समय, इसको पार करने में लगा समय, ये सारे समय t/2 के बराबर हो। तो इधर लिख रहा हूं मैं, तो फॉर फर्स्ट ट्यूब अपने पास होना चाहिए v पार करने में लगा समय। समय का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी, वेलोसिटी ओवर डिस्टेंस, सही बोल रहा हूँ? अरे चाल का क्या सूत्र होता है यार? स्पीड इज इक्वल टू लेंथ ओवर टाइम। ठीक है, हमें स्पीड तो पता है, टाइम के बारे में बात करनी है, तो टाइम इज इक्वल टू एल ओवर स्पीड। ठीक, तो टाइम होना चाहिए t/2 और लेंथ है उसकी l1 और वेलोसिटी उसमें ली थी v1। इसी तरह से फॉर सेकंड ट्यूब t/2 इज इक्वल टू l2 ओवर v2। सब में ऐसा ही होना चाहिए, सारों में A to Z जितने भी 1 से लेकर n तक है उन सब में L1 और V1, L2 और V2, L3 और V3 ये सारे बराबर होने चाहिए। तो ये तो होगी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये होनी चाहिए कि L1 अपॉन V1 इज इक्वल टू L2 अपॉन V2 इज इक्वल टू डॉट 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 Ln अपॉन Vn। स्मॉल कर लेना भाई क्योंकि V यूज ले लेता है। ये सब में t/2 ही होना चाहिए। कैसे होगा ये ऐसे होगा कि जैसे जैसे V बढ़ेगा, देखो हो तो नहीं सकता था वैसे तो, क्योंकि V धीरे धीरे बढ़ रहा है, V धीरे धीरे बढ़ रहा है तो टाइम को कम लगना चाहिए था, जल्दी पार हो जाना चाहिए था। लेकिन जैसे जैसे V बढ़ रहा है वैसे वैसे L भी बढ़ा रहे हैं अपन। तो V1 कम था, L1 भी कम था, फिर V2 बढ़ा तो L2 भी बढ़ गया, फिर V3 बढ़ा तो L3 भी बढ़ गया। तो ये बढ़ गया, सबके सब बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो Vn फास्टेस्ट हो गया तो वो सबसे बड़ा हो गया, ये जो ट्यूब है ये सबसे बड़ा हो गया। तो ये अपना एक रिलेशन है। तो इसका जो लेंथ है Ln वो होना चाहिए Vn t/2 के बराबर। दैट इज इक्वेशन D। यही प्रिंसिपल है, दैट्स इट। अब ये Vm जो है वो क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा। तो Ln क्या होना चाहिए? Ln होना चाहिए t/2, तो अपनी जगह पे है ये t/2 एंड अंडर द रूट, तो थोड़ा सा अपन
बाय इक्वेशन ए एंड बी। क्या हो जाएगा देखो, ln will be equal to t by 2 under the root 2me vm अपॉन m। ये अपना इसका फाइनल वर्डिक्ट हो गया। तो मतलब अगर आपको लीनियर एक्सेलरेटर बनाना है, अगर आपको लीनियर एक्सेलरेटर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसी ट्यूब्स बनानी पड़ेगी जिसमें Ln का वैल्यू, L1 का वैल्यू यहाँ पे 1 रख के पता करो आप, L2 का वैल्यू यहाँ पे 2 रख के पता करो, L3 का वैल्यू यहाँ 3 रख के पता करो। और T आप इस तरीके से, T आपको लेना पड़ेगा, T तो आपने लिया है, कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी सोर्स आप ले रहे हो, ये आपने लिया हुआ है, ये आपने लिया हुआ है, M आपको पता है क्या है, ये आपको पता है क्या है, Vm आपको पता है क्या है, ये सब कुछ सोर्स है, ये तो सब सिस्टम में है। और Ln आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो देखो ये फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। तो बेसिकली जो कंक्लूजन अपन देखते हैं इसका निष्कर्ष वो ये है कि फर्स्ट थिंग तो ये है कि Ln जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट n के लिए। Ln डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट n, क्योंकि ये सब कांस्टेंट मान लिया एक बार के लिए, तो मतलब L1 L2 L3 का रेशियो बराबर होना चाहिए 1 √2 √3। कट तो नहीं रह रही उधर, नहीं एकदम शार्पली उतना आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा उधर कर देता हूँ। ओहो पावर कट, ठीक है, चल जाएगा काम इससे। तो पहला तो कंडीशन ही हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर जो T है वो आप बढ़ा रहे हो, T बढ़ा रहे हो तो Ln भी बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो Ln जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के, और Ln जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/f, क्योंकि T की जगह 1/f लिख सकता हूँ। देखो ये ना अपना रिलेशन, तो Ln की जगह T की जगह 1/f लिख सकता हूँ। तो ये फ्रीक्वेंसी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब हुआ, ये बहुत बेनिफिशियल चीज है भी अपने लिए, क्योंकि अगर आप f को बढ़ाओगे तो Ln कम होगा, मतलब nv ट्यूब का लेंथ कम होगा। अब ऐसा थोड़ी है दुनिया में सारा का सारा जो टाइम और जमीन उस इन्वेंटर के पास ही हो कि वो बड़ी से बड़ी ट्यूब्स बनाता चला जाए। तो अगर उस एक्सेलरेटर की लेंथ को कम करना है, आपको रिड्यूस करना है, तो आपको उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहिए। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का मतलब टाइम पीरियड को कम करना चाहिए। मतलब कि आप अगर ऐसा सिग्नल लेंगे और आप ऐसा सिग्नल लेंगे तो इस सिग्नल के लिए एक्सेलरेटर की साइज छोटी होगी, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, इसका टाइम पीरियड कम हो गया तो Ln भी कम हो जाएगा। तो अगर आपको एक्सेलरेटर की लेंथ को कम करना है तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, कम करें, सॉरी उल्टा बोल दिया, फ्रीक्वेंसी को ज्यादा करें एंड टाइम पीरियड को कम करें, ठीक है। एंड देन आप ये बाकी के रिलेशन आप अपने माइंड से खुद ही ड्राइव कर सकते हो। m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अप टू सो। तो वो चीजें अपने बस में नहीं है। अपने को कोई कह दे कि आयन सोर्स ये लेना है, आपको प्रोटॉन को ही कराना है एक्सेलरेट, तो अपन क्या करेंगे फिर अपने पास ऑप्शन नहीं है। आपको तो ये कह दिया जाएगा प्रोटॉन को एक्सेलरेट करो, आप अपना एक्सेलरेटर खुद लाओ, फ्रीक्वेंसी सोर्स खुद लाओ, आप करो एक्सेलरेट, हमें तो इतने वेलोसिटी का एक प्रोटॉन चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप ई और ऐसा तो नहीं प्रोटॉन को आधा तोड़ दोगे या प्रोटॉन का चार्ज हटा दोगे तो चीजें आप बदल के फिर करोगे, तो मतलब नहीं है, फिर तो प्रोटॉन नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगा। तो आपके पास ये गिवन है और ये आपकी चीजें हैं, इन चीजों को आप कंस्ट्रक्ट करोगे। कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपके पास फ्रीक्वेंसी सोर्सेज यानी कि ट्यूब्स बनानी पड़ेगी आपको। अब आपकी फ्रीक्वेंसी सोर्सेज आप इस तरह से लो कि आपके एक्सेलरेटर का लेंथ कम हो जाए।
तो ये लीनियर एक्सेलरेटर का मैटर था भाई। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी तरह की दिक्कत है, कोई फॉर्मेलिटी तो है नहीं, आपकी क्लास है, आप कभी भी जब भी जो दिक्कत हो वो पूछ लें। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, सरल सा टॉपिक है। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं।